हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आरपीएससी एग्ज़ाम से यदि आप तैयारी कर रहे हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया जाता है और निःशुल्क पोस्ट किया जाता है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और जो चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ, इन्हीं सबको पढ़ के, इन्हीं सबको फॉलो करके और मैंने फर्स्ट ग्रेड में एक सीट हिंदी व्याख्याता के रूप में लिए और उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। पहले यूट्यूब पर यहाँ पर क्लास होती है, उसके बाद उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। यूट्यूब चैनल का नाम है कविता माहेश्वरी के नाम से, और अगर यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। हिंदी में ही आपको टाइप करना होगा, हिंदी टाइपिंग ही करनी होगी, तभी आप मेरे चैनल से जुड़ पाएंगे। 2500 विद्यार्थी जुड़े हैं मुझसे और जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता ही है कि नोट्स कितने यूज़फुल हैं, कितने कारगर हैं और इनसे बाहर एक भी प्रश्न हिंदी का नहीं गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मैंने लास्ट वीडियो में आपके पास पीडीएफ भेजी है, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक्स बचे थे उनकी भी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर चुकी हूँ। उससे पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर एक हमारा टॉपिक आता है जनसंचार, उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ थी वो भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 46 पार्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है, उसकी पूरी की पूरी सारी पीडीएफ एक साथ मर्ज करके वो पूरा का पूरा मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। और स्कूल प्रबंधन यानी शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में 15 प्रश्न आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं भेज चुकी हूँ। लगभग मैं सारा का सारा मैटर आप सभी के पास टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज चुकी हूँ। आपने उसे उतारा भी है, जो शुरू से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने हाथों से उतारे हैं और जो जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं तो प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, जैसे समय मिल रहा है तो उसे उतार रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि आपको तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा मैटर मिल रहा है और मुझे आपको तैयारी करवाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब जो मेन बात है वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि सारा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जितना मुझे करवाना था, जितना हिंदी मेरे पास हिंदी का जो भी मैटर था फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, वो लगभग मैं सारा करवा चुकी हूँ। बस जीके के कुछ पार्ट रिमेनिंग है, वो भी आपको जल्दी ही मैं पीडीएफ के तौर पर भेज दूँगी। और अब बारी आती है कि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर या उस एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप उसे दूर कैसे करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा भी था कि आपके पास सब कुछ है, आप 4 बार 5 बार 6 बार 2 बार रिवीजन पे रिवीजन किए जा रहे हैं लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमने जितना पढ़ा है या हम जो कर रहे हैं, क्या हमें वो याद है, क्या हमें वो याद रह पाएगा, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, पर अभी तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये वीडियो शुरू करूँ मैं, इससे पहले मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो लंबा भी होगा, पेशेंस के साथ आपको बैठना होगा, एक एक वर्ड को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। अगर आप रोज़ की आदत की तरह, जैसा कि सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं, स्किप कर करके करते हैं, ये मुझे पता है अच्छे से, बहुत कम विद्यार्थी हैं जो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो अगर आपके पास अभी समय की कमी है और खाली ऐसे ही इसको खोलने के लिए चलाया है तो बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं है ये आपके लिए। जब आपके पास समय हो और धैर्य हो, ये दोनों चीज़ें आपके पास हो, तभी इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। बाकी ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है अगर आप इसे स्किप कर करके, और अगर आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ना ही देखें, अभी चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है।
आपका टाइम ख़राब होगा, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखते हैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इवन जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है वो भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। तो वही बात है कि समय और धैर्य यदि आपके अंदर है तो शांति से बैठिए, समझिए। मैं वो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगी। मैटर आपके पास बहुत सारा है, लिख भी खूब सारा लिया, जगह जगह हर एप्लीकेशन से खरीद खरीद के, और हमने खूब सारे रजिस्टर भर लिए और 2-2 4-4 बार हम सबको पढ़ चुके हैं, और कितनी बार रिवीजन पे रिवीजन हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें याद कुछ भी नहीं है, या फिर हम अगला पढ़ रहे हैं और पिछला भूल रहे हैं। ये कंडीशन है हर विद्यार्थी की। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस किस प्रकार से आएगा, और आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही अपने आप को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे कि हाँ, मैं परीक्षा हॉल में जाने लायक बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, या मुझे अब परीक्षा देनी है, क्योंकि अब सब कुछ ओवरलोडेड हो चुका है। अब मुझे सिर्फ एग्ज़ाम हॉल और मेरा पेपर चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो करना बेहद ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इस चीज़ को सिर्फ एग्ज़ाम के 1 महीना पहले किया था, क्योंकि मुझे भी ये गाइडेंस देने वाला जो भी माध्यम है वो 1 महीना पहले ही मिले थे। ठीक है। और दूसरी बात है, अभी आपके पास 5-6 महीने का समय है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, इतना मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। बशर्त आपने एक एक प्रश्न को उसी प्रकार से किया जो प्रकार मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और आप इसको पूरा बिल्कुल फॉलो करते हैं ईमानदारी से, तो फिर आपको सफल होने से चाहे कोई भी ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़ मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताई है कि शॉर्ट नोट्स, जिसका मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, चाहे किसी का कितना भी मैटर आपके पास हो। मैंने हमेशा इस पर फोकस किया है, हमेशा आपको कहा है। और दूसरी चीज़ है कि अब तक जितना आपके पास है सब पढ़ चुके, कर चुके। अब हमें एग्ज़ाम हॉल के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है ताकि हम वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। तो अब देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 जीके का पेपर। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का 2011 में जो जीके का पेपर हुआ था वो पेपर है। मैंने आपसे कहा था बहुत पहले ही, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ आपसे, आज की बात नहीं है, कि आपका पाठ्यक्रम और पुराने वर्षों के आए हुए पेपर ये आपकी टेबल पर होने चाहिए। पर मैं दावे से कह सकती हूँ बहुत ही कम विद्यार्थी होंगे जिन्होंने इस बात पर गौर किया होगा या ध्यान दिया होगा, और दिया भी होगा। 2, 4, 5, 6 निकाल के ले आए होंगे, सब पर शोध नहीं किया है, ये मैं श्योर हूँ, बिना आपको देखे, बिना आपको जाने। क्योंकि एक विद्यार्थी की क्या प्रकृति होती है वो मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं बता सकती हूँ। क्योंकि हम कब सारी चीज़ों को अपनाते हैं, जब बिल्कुल सिर के ऊपर ही आ पड़ती है सारी चीज़ें, तब हम सोचते हैं कि अब तो ओखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। बाकी तब तक हम गधे घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, तब तक हमें कुछ भी अंदाज़ा या कुछ भी होश नहीं होता है। तो वही चीज़ है, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप पेपर डाउनलोड करें, अपनी टेबल पर पेपर रखें, और साथ ही साथ उसी पेपर की आंसर की भी आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। जिस साल का पेपर है उसी साल की आंसर की मिलेगी। दोनों को डाउनलोड करके अपनी टेबल पर ज़रूर रखें। अब तक के आए हुए पेपर की संख्या कितनी होगी ये आप वर्बली सुन लें मुझसे, तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए। रीट के आपके 4 पेपर हो चुके हैं अब तक, आप सभी को पता है। आरटेट 2011, फिर 13, फिर 16 और अभी 17-18 रीट, 4 पेपर आपकी रीट के हो गए हैं। और 2011
से लेकर और 2018 तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 11 पेपर हो चुके हैं। जी हाँ, शायद आपको पता ही नहीं होगा, पर मैंने वेबसाइट चेक करी है। इवन मैंने मेरे मिलने वालों के लिए उन पेपर्स को निकाल के उनको दिया है और उनको यही तरीका समझाया है जो तरीका आज मैं आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो अब तक 10 से 11 पेपर सेकंड ग्रेड के हो गए हैं, जिसमें 11 आपको जीके के पेपर मिलेंगे और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अब जो भी आपका सब्जेक्ट हो सेकंड ग्रेड में उसका आप निकाल सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में 2013, 2015, 2018 करीबन 3 से 4 वैकेंसियाँ आ चुकी है और उनके भी आपको पेपर मिलेंगे। और 2018 में तो आपको जीके के 3 पेपर मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ये 3 भागों में जीके का पेपर हुआ था 2018 की वैकेंसी में। यानी 5 पेपर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के मिलेंगे 2013, 2015, 2018 इनके मिलाकर 5 पेपर जीके के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो तैयारी अभी कर रहे हैं ना, तो उसमें एक मुख्य बात और निकल के आ रही है, जो मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे विद्यार्थियों की सारी बातें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, मैं जवाब बहुत कम का दे पाती हूँ, लेकिन एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं है जो मेरी आंखों से ना निकलता हो। मैं हर विद्यार्थी का कमेंट पढ़ती हूँ। और एक जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो ये है कि मैम, कोई कह रहा है हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये रीट बीच में आ गई, हमारा मानसिक संतुलन खराब है, हम क्या करें। कोई कह रहा है कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, हमारा फ्लो बना हुआ था, लेकिन ये रीट बीच में आ गई और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम किस प्रकार से संतुलन बनाकर और इस तैयारी को आगे गति दें। तो सबसे पहले मैं आपकी ये दुविधा बिल्कुल सॉल्व कर देती हूँ कि आपको इस रीट को, और उसके बाद आप अगर फर्स्ट ग्रेड में जा रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड में, तो आपको बैलेंस बना के कैसे तैयारी करनी है, इसका मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बता रही हूँ। मैं फिर कहूँगी, वीडियो को धैर्यता के साथ और समय हो तो ही आप सुने। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। शायद ही आपको ये बात कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ जो आपकी सफलता में आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित होगी। अब आप सुनिए ध्यान से। आपका जुलाई में रीट परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और इधर कुछ विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे थे पहले, कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में लगे थे। सभी को पता है एक एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, एक एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, लेकिन बीच में क्या आई, रीट आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा एक तरीका है, वो करना है कि जितना पढ़ना था रीट के लिए उतना हम पढ़ चुके। सबसे पहली तो ये गांठ बांध लेना, कान खोल कर सुन लेना। जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, चाहे उन्होंने अब पढ़ाई शुरू की हो या उन्होंने पहले भी रीट को पढ़ा हो, क्योंकि पढ़ा ही होगा। रीट की परीक्षा जब आपने दी थी, जो कि रद्द हुई थी, उससे पहले भी आपने रीट की तैयारी की ही होगी। आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपने 2 या 3 बार या 1 बार भी अपनी आंखों से रीट के पाठ्यक्रम को निकाला ही निकाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात से मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हर वो विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसने रीट का पाठ्यक्रम पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि रीट हर उस विद्यार्थी ने दी है। तो बिना पढ़े तो कोई बैठेगा नहीं, इतना तो सभी को पता है। अब आपको क्या करना है, आपको मैटर डिटेल में नहीं जाना है। आपको यहाँ 60% लाने सिर्फ, ये आपकी पात्रता परीक्षा है, आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है। आपको सिर्फ 60% लाने हैं अपनी योग्यता के लिए। बाकी आप ये भूल जाइए कि रीट आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा है। केवल आपको 60% लाने हैं। बाकी आपका फोकस एक मछली की आँख की तरह, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो सेकंड ग्रेड पे फोकस करेंगे, और जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड पे करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम बहुत आसान है कहना, पर करेंगे कैसे? वही तरीका बता रही हूँ। आपको आरपीएससी की वेबसाइट से जाके और अब तक के जितने भी सालों की
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, इनके सारे जीके के पेपर, ध्यान से सुनिएगा, जीके के पेपर भी निकालने हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर तो निकालने ही हैं, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के पेपर निकालने हैं। बहुत अजीब है ना ये बात, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो, कि मैम हमारा सब्जेक्ट तो हिंदी है, तो हम फिजिक्स क्यों निकालें, हम केमिस्ट्री क्यों निकालें, हम बायोलॉजी क्यों निकालें, हम जूलॉजी क्यों निकालें, हम मैथ्स क्यों निकालें। इसीलिए निकालें। लॉजिक क्या है पीछे का वो सुनिए। आप रीट की परीक्षा देंगे जुलाई माह में, 4 पेपर रीट के हर विद्यार्थी कर रहा है, ठीक है, सभी की टेबल पे वो तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको आपके इसमें आएगा क्या, सबसे पहला उठाते हैं हम मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आपने खूब डिटेल पढ़ ली, बहुत सारी पढ़ ली अब तक, ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो भी मनोविज्ञान, सेकंड ग्रेड करते हैं तो भी मनोविज्ञान, और हम रीट कर रहे हैं तो भी मनोविज्ञान। ये भाग ऐसा है कि कभी हमसे अछूता रहा ही नहीं, हम डिटेल में ही घुसे पड़े हैं। पर हमें अब डिटेल को एक साइड में रखना है, सारी किताबों को उठा के, और हमें क्या करना है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अब तक के जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड में हर सब्जेक्ट में 20 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं, और ऐसे 11 पेपर अब तक हो चुके हैं और 18 सब्जेक्ट होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? 11 पेपर सेकंड ग्रेड के हो चुके हैं, और हर एक पेपर में कितने विषय हैं, 18 विषय हर एक पेपर में। यानी 18 को आप 11 से गुणा करिए, कितने, पहले तो वो निकालिए, और हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 18 को 20 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360। केवल एक परीक्षा में 360 प्रश्न साइकोलॉजी के हैं। तो ऐसी आरपीएससी 10 से 11 एग्ज़ाम करवा चुकी है, तो आपके पास 3500 मनोविज्ञान के प्रश्नों का संकलन तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर से हो जाता है। बजाय मार्केट के मॉडल पेपर लाने से, यदि आप मेन वेबसाइट से मेन पेपर निकाल के तैयारी करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मज़ा भी आएगा, और वहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मार्केट के मॉडल पेपर से कभी कोई प्रश्न नहीं आता, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। केवल मन की तसल्ली के लिए आप उन मार्केट से मॉडल पेपर को उठा उठा के लाते हैं और करते हैं, और उसके बाद आप यही कहते हैं कि एक भी प्रश्न इसमें से नहीं बैठा। कैसे बैठेगा? आरपीएससी के जो एग्ज़ामिनर्स हैं, अगर वो इसी तरीके से प्रश्न बनाते और मार्केट में बिकती रहती, तो फिर तो आरपीएससी की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर होते ही क्यों, हटा देते वहाँ से। तो आरपीएससी की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अभी तक रखने का एक यही है कि आप उन पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। ये हुई सेकंड ग्रेड की बात। अब आ जाइए आप फर्स्ट ग्रेड पर। फर्स्ट ग्रेड में 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आते हैं, और वहाँ भी 18 सब्जेक्ट हैं, और अब तक 3 बार फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है, 13, 15 और 18 में। आप सोचिए कि अगर 30 प्रश्न एक वैकेंसी के और 18 सब्जेक्ट हैं, तो फिर आपके पास कितने प्रश्नों का हो गया। यानी अगर आप रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन सभी के अगर मनोविज्ञान के प्रश्न भी करते हैं, तो मुझे लगता है आपके पास अथाह भंडार हो जाएगा, और आप उन प्रश्नों को आपके एग्ज़ाम आने तक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप लेट हैं, बहुत लेट है, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ये तो रही एक साइकोलॉजी की बात। अब आइए आप आपकी शिक्षण विधियों पर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो हिंदी की शिक्षण विधि आएगी, यदि संस्कृत लिया है संस्कृत की आएगी, इंग्लिश लिया है इंग्लिश की आएगी। क्या करना है, सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियाँ कंपलसरी है। आपको सभी को पता है, किसी भी सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी के हो, चाहे आप इंग्लिश के हो, किसी के भी हो, शिक्षण विधियाँ आती है। तो सेकंड ग्रेड के सभी पेपर निकालिए। कौन कौन से? यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ करनी है। अब तक हिंदी के जितने पेपर हुए, 11 में हुआ, 13 में हुआ, 16 में हुआ, उसके बाद जो भी हुआ। और एक बात ध्यान रखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एक तो स्कूल शिक्षा विभाग कराता है और एक संस्कृत शिक्षा विभाग कराता है, तो आपको वो पेपर भी निकालने हैं।
इसीलिए इतने पेपर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग का भी सिलेबस सेम है और स्कूल शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम भी सेम है। तो आपको दोनों ही पेपर जीके में भी निकालने हैं, दोनों के सब्जेक्ट में भी निकालने हैं। और एक होता है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, ठीक है, डायरी में नोट करते चलिएगा, बाकी तो वीडियो देखा और भूल जाओगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड का हिंदी का पेपर निकालिए, स्कूल शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड का हिंदी का पेपर निकालिए, स्पेशल यानी कि विशेष शिक्षा सेकंड ग्रेड, ऐसे आपके जितने भी सालों के हुए उनको निकालिए। 20-20-20-20 बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये 20-20 करके आपके पास करीबन 150 के करीब शिक्षण विधियों के प्रश्न बनेंगे, 150-200 के करीब। तो मॉडल प्रश्न पत्र से तो कहीं बेटर है, आपको एक आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में पेपर इस तरीके से आता है और ऐसे पूछा जाता है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। अब आ जाइए आप हिंदी ग्रामर पे। हिंदी ग्रामर फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके ले लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो हिंदी का है वो ले लो, है ना। और इधर सेकंड ग्रेड में 45 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट में आते हैं, और अब तक उसके मैं आपको बता रही हूँ 10 से 11 पेपर हो चुके हैं। तो हिंदी ग्रामर की भी आपको डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर करने हैं। हिंदी की बात हो गई, ग्रामर की, हिंदी की शिक्षण विधियों की बात हो गई, उसके बाद मैंने मनोविज्ञान की बात कर ली। अब आप आ जाइए जीके पे। तो जीके ये आपके सामने खुला हुआ पड़ा है, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मैंने एक पेपर इसीलिए लिया ताकि मैं आपको एक पेपर के माध्यम से, एक पेपर मैंने एक पेज जीके का लिया है इसमें और एक पेज हिंदी का लिया है ना। हिंदी का मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो अभी 2018 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसी का पेज लिया कि पेपर को किस प्रकार से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर को करना है ना। धड़ाधड़ हम निकाल के ले आए, फटाफट फटाफट मैम ने कहा सब पेपर लेके आ जाओ, टेबल पे लगा दिए। लेकिन पेपर करने का एक तरीका होता है, सिलेक्शन उसी का होगा जिसको पेपर करने का तरीका आएगा, और इसे ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पेपर कैसे करना है, उस पर आप फोकस करेंगे। ये देखिए, और इससे पहले एक बात और बता दूं, यदि आपको पेपर डाउनलोड करना नहीं आता, क्योंकि कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैम पेपर डाउनलोड कैसे करते हैं, किस वेबसाइट पे पेपर मिलेंगे, आप ही पेपर दे दीजिए। तो यदि आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें तो यही नहीं पता कि पेपर कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको प्रॉपर वे में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैसे आरपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और कैसे कहाँ क्लिक करना है, किस जगह आपको उस राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेज पे पेपर मिलेंगे, मैं उस पर भी एक पूरा वीडियो बनाकर और आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को देखकर इजी वे में आप पेपर निकाल पाएँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे बड़ी बात, प्रश्न को शुरू से लेके अंत तक बहुत ही ध्यान से, धैर्य के साथ, शांति से पढ़ना है। हम अक्सर क्या करते हैं, देखो कैसे पढ़ते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व, बस ये नेतृत्व, और इसके आगे हमने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ नेतृत्व तक पढ़ेंगे स्टूडेंट, और मैं सही कह रही हूँ आपसे ये बात, आगे पढ़ते ही नहीं है। अब आगे क्या पता, यहाँ पर तो किया था लिखा, और क्या पता यहाँ पर नहीं आ जाए तो फिर क्या करोगे। इसीलिए पूरे प्रश्न को बहुत ध्यान से, शांति से पढ़ना है। यही है सफलता के सूत्र। एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम देने का तरीका, पेपर देने का तरीका भी जिसे आता है ना, सिलेक्शन उसी के होते हैं। बाकी आप कितना ही पढ़ जाओ कोई मतलब नहीं है, वहाँ पेपर देने के आप में लक्षण होने चाहिए, बाकी आप बाहर हो उस भर्ती से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न था। अब सबसे पहले जब आप पेपर, ये तो आपके सामने भरा हुआ पेपर दिख रहा है, आप जब प्रिंट आउट निकाल के लाओगे तो खाली पेपर होगा। सबसे पहले आपने प्रश्न पढ़ा, अब आपको सबसे पहले आंसर की से उत्तर को देखना है। हमारा उत्तर हो गया कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सबको पता है, मोतीलाल तेजावत ने किया था। ये आंसर निकल गया हमारा, कोई दो राय नहीं। अब पेपर पे वर्क कैसे करना है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे आएगा, हम सफल कैसे होंगे, ये वो मंत्र है।
अब देखिए आगे, यहाँ तक हर स्टूडेंट करता है प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर निकालना, लेकिन इसके बाद के जो 3 ऑप्शन है उसको आप छोड़ के और आप अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं और दूसरा पढ़ने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास आ ही नहीं पाता है। लेकिन नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको क्या करना है। अब मोतीलाल तेजावत, ये इसका आंसर है। दूसरी बात, 3 और हमने हमारे पास ये ऑप्शन है, जमनालाल बजाज, शोभाराम और विजय सिंह पथिक। अब हमें इन तीनों पर शोध करना है। हमने एक आंसर तो निकाल लिया, पर इन तीनों की डिटेल चाहिए हमें, और वो यहाँ पेपर में ही लिख लेनी है। पेपर के अंदर ही लिखनी है, किसी रजिस्टर में नहीं लिखना है आपको, ये मैं फिर बता रही हूँ। एकदम शॉर्ट और बिल्कुल छोटी सी एक शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, कोई बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। ये सब क्या है, ये आपके हाथों के बनाए हुए वो नोट्स बन जाएंगे जानदार, कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप जो ये सोचोगे ना कि इतना सारा सिलेबस है हमारा, अब हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले क्या पढ़ें, तो फिर यही पेपर और ये जो इतनी सारी आपको रामलीला दिख रही है ना, बस यही पढ़ने में आएगी। और ये पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है ना, उसका सारा निचोड़ आप यहाँ ले आओगे। तो बस एक नज़र में इन पेपर्स को देखा एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, और एग्ज़ाम हॉल में इतना कॉन्फिडेंस से जाओगे कि आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं होगी, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम को ये पेपर समेट चुके होंगे यदि इस तरीके से आप स्टडी करते हो। अब आगे देखिए, जमनालाल बजाज के बारे में हमें क्या क्या हमने पढ़ा है, जो फेमस है वो। शोभाराम कुमावत के बारे में क्या फेमस है वो लिखना है। विजय सिंह पथिक के बारे में क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले मोतीलाल तेजावत क्या है, वनवासी संघ एक तो मोतीलाल तेजावत ने बनाया, एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया 1920 में मातृकुंडिया से, ठीक है। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे उस टाइम पर जब ये थे। दूसरा पॉइंट आता है जमनालाल बजाज, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। ये यहाँ आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही, मैं बोल रही हूँ। जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को सीकर में, ठीक है, और मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1942 को। मारवाड़ी परिवार के थे, और पत्नी का नाम था इनके जानकी देवी बजाज, और ये स्वतंत्रता आंदोलन से दोनों पति पत्नी जुड़े हुए थे। तीसरे हैं शोभाराम कुमावत, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे। मत्स्य संघ कब बना, 18 मार्च 1948 को बना। शोभाराम कुमावत को और क्या कहते हैं, अलवर का गांधी कहते हैं, और राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहते हैं। अब आप बताइए, इन चीज़ों को आप वहाँ किताबों में ढूंढने बैठोगे क्या जब एग्ज़ाम देने जाओगे इसके 4 दिन पहले? एक एक को वहाँ पढ़ लोगे क्या आप? नहीं पढ़ सकते आप निकाल के। लेकिन अगर आपने यहाँ लिख लिया तो बस एक नज़र में आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। और यही है वो शॉर्ट नोट्स, यानी जो बहुत सारे गुरुजन जो है वो कहते हुए सुना होगा कि पहले आप रीडिंग लगाओ, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उन शॉर्ट नोट्स में से भी और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उनमें से भी और शॉर्ट करो। तो ये वही टेक्निक है शॉर्ट टू शॉर्ट की। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था 1917 में, जिसका अध्यक्ष कौन था, मन्ना पटेल। और बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने कब से संभाला था, इसका कार्यभार 16 से, क्योंकि पहले किसने संभाला था, साधु सीताराम दास ने। 13 में साधु सीताराम दास थे, ठीक है। अब ये पूरी एक प्रश्न की व्याख्या है जो आपको इस प्रकार से करनी है। खाली आंसर देख के पेपर सोल्व करने को पेपर हल करना नहीं कहते, इस प्रकार से। और आप यकीन मानिए, मुझे जीके में तो समय नहीं मिला था जब मैंने पेपर दिया था फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन हिंदी में मैंने यही चीज़ करी। मैंने कॉलेज लेक्चरर के पेपर निकलवाए, सेट के पेपर निकलवाए, और नेट की तो बुक थी सही। कॉलेज लेक्चरर और सेट के पेपर पे को मैंने इस प्रकार से पूरा रंग दिया था, पूरा का पूरा रंग दिया। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस ये पेपर लेके गई थी साथ में, और इन्हीं पेपर को मैंने बस अपनी आंखों से निकाल लिया, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम एक जगह हो गया था, सब कुछ। मुझे किताबें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेंटर बाहर आया था। और आप ये देखिए कि मेरा सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है, क्योंकि पहले शॉर्ट, फिर और शॉर्ट, फिर शॉर्ट टू शॉर्ट।
ये होते हैं शॉर्ट नोट्स और ये होता है पढ़ने का तरीका। पढ़ तो खूब लिया है, और अगर आप डिटेल पढ़ेंगे ना तो एग्ज़ाम आ जाएगा, उसके एक दिन पहले तक भी आप डिटेल पढ़ते ही रहेंगे तो भी आप यही कहेंगे कि हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ, हमें तो अभी तक कुछ याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, परीक्षा में डिटेल नहीं आएगी, परीक्षा में आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, और उसके लिए आपको धारदार प्रैक्टिस करनी होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की। और ये इस तरीके का जो मैंने हिंदी में किया था, उन पेपर्स को मैंने 4-4, 5-5 बार हल किया था। एग्ज़ाम में जाने से पहले बता रही हूँ, एग्ज़ाम में तो केवल एक बार पढ़ के गए, वहाँ तो फिर इतना समय कहाँ है, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में हमें केवल 3 घंटे का समय मिला था। तो 3 घंटे में 1-2 पेपर आंखों से निकल गए, सारे तो निकल ही नहीं पाए। तो ये पेपर जो मैंने इस तरीके से रंगे हिंदी में, उनको मैं घर पे ही 4-5 बार, यानी एग्ज़ाम के 5 दिन पहले से मैंने सारी चीज़ें छोड़ के और सिर्फ पेपर करने लग गई थी। पर आप कर कब पाओगे? जब आप अभी से शुरू करोगे। आपको लग रहा होगा पहले हम डिटेल पढ़ लेते हैं, अभी तो थोड़ा और बाकी है, पेपर बाद में कर लेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ये टास्क मेरी एक फ्रेंड को दिया, उसको मैं 6 महीने से कह रही हूँ कि तू पेपर कर ले, पेपर कर ले यार, पेपर कर ले। वो कह रही थी हाँ ठीक है, हाँ दी अब करूँगी, हाँ दी अब करूँगी, अब करूँगी। नहीं, मैंने उसको पकड़ के बिठाया और मैंने उसको कहा आज तुझे ये पेपर करना है। बोली ठीक है, इसको तो मैं अभी 2 घंटे में कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये देखिए कि सुबह से वो पेपर लेके बैठी, रात को 10 बजे तक वो एक पेपर कर पाई है। सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक पेपर कर पाई है आरपीएससी का, इस तरीके से। एक से ज़्यादा ना तो उसकी कोई डिटेल हुई, ना और कुछ पढ़ा, ना कहीं कुछ किया। और लगता है हमें ज़रूर है, हाँ क्या है, एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं होगा, करके देख लेना। विश्वास नहीं हो तो आप, अगर एक पेपर 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्नों को इस तरीके से छानने बैठोगे ना, 1.5 दिन लग जाएगा एक पेपर में, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। और करके देखना, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि वास्तव में आपको 1.5 दिन लगा या 1.5 घंटा लगा। आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि मेरी बात कितनी सत्य और कितनी गलत, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि साधु सीताराम दास। आंसर हमने निकाल दिया। अब हम हमारे 3 जो बाकी के हैं उन पर क्या करना है, हमें शोध करना है। ठीक है, भोगीलाल पांड्या कौन थे ये? इन्हें बागड़ का गांधी भी कहते हैं, और डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना? 1944 में। और हरिजन सेवक संघ से भी इनका संबंध रहा है भोगीलाल पांड्या का। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे ये, और वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री, यानी जो हमारा एकीकरण का पार्ट आता है, राजस्थान का एकीकरण, उसमें जो वृहद राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को, उसके प्रधानमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री। ठीक है, और इनकी पुस्तकें थी जयनारायण व्यास की पोपा बहिरी पोल और मारवाड़ की अवस्था, और तरुण राजस्थान, ये 1927 में एक पत्रिका थी जो इन्होंने निकाली, अखंड भारत निकाली 1936 में, और इन्हें लोक नायक कहा जाता था। 2 किताबें इधर रह गई हीरालाल शास्त्री की, इन्होंने लिखी थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, ये हो गया। यानी इस तरीके से अब देखिए, ये साधु सीताराम दास है, तो इनके लिए भी कुछ और फैक्ट है। साधु सीताराम दास के लिए तलवार बंदाई के विरुद्ध जो नेतृत्व किया था वो भी किसने किया था? सीताराम दास ने। ऊपर माल डंका एक समाचार पत्र का नाम है। ये ऊपर माल का डंका क्या है? एक समाचार पत्र का नाम है, और किसने निकाला था? साधु सीताराम दास ने। अब आप देखिए कि प्रश्न 2 है। प्रश्न कितने हैं? सिर्फ 2, पर आपको जानकारी कितनी मिल गई? मेरे ख्याल से कम भी ये 20 से 25 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ। यदि आप देखें तो 20 से 25 प्रश्न तो आपके इन 2 प्रश्नों में ही बन गए हैं। अब आप एक 150 प्रश्न करेंगे तो आप सोचिए
कि 150 प्रश्न के पेपर में आप 1000 1500 प्रश्नों का एक संकलन यानी एक शॉर्ट नोट्स तो उसी पेपर को बना देंगे। और आपको ये पता है कि ये जो पूरा पेपर है, ये पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम जो है वो समाहित किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं ना, कोई एक टॉपिक है, पूरा का पूरा सिलेबस है आपके ये। और आपका पूरा पाठ्यक्रम आपने एक जगह क्या कर लिया, इकट्ठा किया, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी। अब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी गाइड उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम के 5-7 दिन पहले पेपर उठाओ और इनकी रीडिंग लगाओ, ये छप जाएंगे दिमाग में। और ये मेरा अनुभव है, मैंने किया है प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। क्योंकि ये मैं हिंदी में करके गई थी और हिंदी ने ही मुझे जीत दिलाई है। क्योंकि ये तरीका मैं सिर्फ हिंदी में ही अपना पाई थी। जीके में तो मुझे समय ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे तो सिर्फ 1 महीना पहले पता चला। ये तो पता था कि पुराने पेपर करने हैं, ये तो मुझे पता था कि हाँ पुराने पेपर, पर इस तरीके से करने हैं ये नहीं पता था। ये तरीका मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया, उसी तरीके से मैंने किया और मैं आज उनकी बहुत आभारी हूँ। तो ये है आपका, देखिए आगे भी ऐसे ही है। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी। मैंने 2 प्रश्न समझा दिए आपको कैसे करने हैं। ये देखिए, ये सारी डिटेल एक एक की लिख रखी है। ये जो पेपर पे आप देख रहे हैं, ये मेरी उसी फ्रेंड ने लिखे हैं जिसको मैंने टास्क दिया था कि, और उसने कहा था मैं 2 घंटे में कर लूँगी, पर सुबह से शाम हो गई। ये उसी ने शोध कर कर के लिखे हैं और ये मैंने उसी से मंगवाया। और मैंने उससे यही कहा कि तू करके देख एक बार। उसने खुद ने ये कह दिया कि सच में अगर मैं तो सोच रही थी कि मैं एग्ज़ाम के 5 या 10 दिन या 15 दिन पहले पेपर कर लूँगी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ बाद में करती तो शायद ही मैं कर पाती, कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता। कि बहुत अच्छा है कि मैंने अभी से इसकी शुरुआत कर दी। तो ये मैंने बिठा के उसको करवाए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इस तरीके से आपको एक एक का निकालना है। आंसर तो निकलेगा, लेकिन बाकी 3 की डिटेल भी चाहिए, और इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर जिसको नींद ज़्यादा आती है ना, उसकी तो नींद ही उड़ जाएगी, देख लेना। और जब सोओगे ना, तो भी वो जैसे गणित के अक्षर चलते हैं ना, 1 2 3 4 6 8 9 11, वो आँखों के आगे जब मैथ्स वालों के चलते रहते हैं डिजिट्स, वैसे आपके दिमाग में बस उड़ेंगे ये, इसका कौन था, उसका कौन था, इसका क्या था, उसका क्या था। आपको सोओगे तो भी प्रश्नोत्तरी दिखेगी, जागोगे तो भी प्रश्नोत्तरी दिखेगी। दिमाग आपका हर वक्त एक्टिव रहेगा। और जब आप इतने प्रश्न कर लेंगे ना, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, तो आप खुद सोचिए कि इतने प्रश्न करने के बाद जब आप उस एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर प्रश्न ही आएंगे, डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करने हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रश्न हम पढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो हमको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, ये तो हमने निकाल दिया। लेकिन 51 में क्या है, 54 में क्या है, 70 में क्या है, वो यहाँ लिखना है पेपर के अंदर। क्योंकि बाद में हम संविधान की उस गाइड को या संविधान के नोट्स को या संविधान की बुक को उठा के नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। बहुत लंबी चौड़ी बुक है। अब खाली राष्ट्रपति पढ़ने बैठेंगे तो भी हमको 4 से 5 दिन चाहिए। तो खाली राष्ट्रपति थोड़ी आएगा, पूरा संविधान आएगा। तो फिर ये चीज़ करने से क्या होगा, निगाहों से निकल जाएगी, एक रिलैक्स फील होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, गजब का। करके देखिएगा इसे। मैं तो कहती हूँ आप 3 दिन चल लीजिए, ज़्यादा भी मत चलिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसको सच में सिलेक्शन लेना है। बाकी जोश जोश में शुरू तो कर देंगे, पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन आते 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 सबकी बत्तियां गुल। क्योंकि इसमें लगेगा दिमाग, मेहनत, श्रम सब। तो इससे अच्छा सोचेगा अरे यार कहाँ उलझ गया मैं, इससे अच्छा तो मैं तो डिटेल ही पढ़ लूँ, रीडिंग ही लगा लूँ, छुट्टी। इतनी मगजमारी कौन करे? क्योंकि ये कहीं गाइड में मिलेंगे, तो कहीं आपको नोट्स में मिलेंगे, तो कहीं आपको गूगल से ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। अब ये आपको, अब आप 51 में क्या है, तो अब ये आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा ना, इसके लिए गाइड खोलनी पड़ेगी। गाइड में नहीं मिला तो कोई नोट्स खोलने पड़ेंगे, नोट्स में नहीं मिला तो बुक खोलनी पड़ेगी, बुक में नहीं मिला तो गूगल खोलना पड़ेगा।
तो फिर इतनी हेडेक कौन लेवे। तो जो इतनी हेडेक लेता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। 100 बात की एक बात। बाकी जो सीधा हलवा जिसको चाहिए वो तो वैसे भी फेल है, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। अब देखिए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में क्या है, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये भी उसी तरीके से है कि राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है ना, तो राष्ट्रपति शासन होता है 356 में। ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात। 52 में राष्ट्रीय आपात होता है, 56 में शासन होता है। पर इन दोनों में मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता था, आपका नहीं पता, मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि 56 तो आपात हो गया, 52 शासन हो गया। तो मैंने इसको किस ट्रिक से याद किया, देखो शासन में भी नए आ रहा है और 56 में भी लास्ट में नए आ रहा है, तो मैंने इसको 56 शासन 56 शासन, तो बाकी जो 52 बचा वो किस में, आपात में, क्योंकि 360 वो राष्ट्रीय आपात में, क्योंकि 360 तो सीधा वित्तीय आपात है। ठीक है। 62 में क्या है, अपहरण की कानूनी परिभाषा। 56 में राज्यों व संघ की बाध्यता, ये 52 में राष्ट्रीय आपात। ये इस प्रकार से आपको पेपर हल करने हैं, कॉन्फिडेंस इसी से आएगा, बाकी और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर सके। ये आपको करना ही पड़ेगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको ये करना होगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये वो जड़ी बूटी है जिससे अगर आप थोड़ा 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 करके पीते हैं तो फिर बहुत ही गुणकारी रहेगी। आपको पता है आयुर्वेदिक इलाज हम लेते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज लंबा चलता है ना, और धीरे धीरे असर करता है, लेकिन व्यक्ति परमानेंटली क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अंग्रेजी दवाइयाँ जल्दी असर करती है, फटाफट से ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर बीमारी चालू हो जाती है। तो हमें थोड़े दिनों के बाद हमें बीमारी लगे फिर से पढ़ने की, या हम फेल हो या हमें फिर से पढ़ना पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। हमें आयुर्वेदिक इलाज ही करना है, हमें जड़ी बूटी मानकर इसको धीरे 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 लंबे समय तक करना है, ताकि हमें दोबारा कोई भी पढ़ने की बीमारी ना लगे। हम सीधा किसी स्कूल में जाएं, वहाँ पहुँचे अपने गंतव्य पर और सीधा पढ़ाएं, दोबारा हमें किताबें पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे। ये तो थी जीके की बात जो मैंने बता दी। अब सेम ऐसे ही मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। ये जो आपको पेपर दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 से आपको जो दिख रहा है, ये आरपीएससी 2018 जो कि अभी 3 जनवरी को ये पेपर हुआ, जो मैंने परीक्षा दी थी, ये वो वाला पेपर है जो परीक्षा मैंने दी थी, वही पेपर है। मैंने सोचा उसी से बता देती हूँ, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब हिंदी में क्या करना है तो देखिए, हिंदी का पेपर भी उसी तरीके से करना है। वैसे तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मुझे ये भी पता है कि फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आते, मैम एक हिंदी का भी करके बता दो प्लीज़, कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने हिंदी का भी पहले ही ले लिया, ताकि आपके कोई और प्रश्न ना रहे। और यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपका कोई सवाल शेष नहीं रहेगा। और यदि सिर्फ स्किप कर करके सुना है तो फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भले आप सवाल किए ही जाना, उनका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में बराबर दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ और बाकी है। प्रश्न देखिए, नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। प्रश्न पूरा पढ़ना है। सबसे पहला नियम बना लेना अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कि प्रश्न को अंत तक शांति से और पूरा पढ़ना है, नहीं तो सारा खेल उल्टा करके आओगे वहाँ पे आप। अब देखिए, हमें क्या बताना है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना। हमें सीधा सा आंसर पता है कि कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने क्या माना, प्रामाणिक। और बाकियों ने क्या माना, इन्होंने अप्रामाणिक। ये तो हमको पता है, पर परीक्षा में कभी याद नहीं आता, कभी भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आया था, ऐसे आता ही नहीं है। क्या तरीका है, मैंने जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था और वहाँ पर रासो साहित्य पढ़ाया, उस रासो साहित्य में पेज खोल के देखना, वहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी हुई थी, मेरे पेज पे लिखी हुई है। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये ट्रिक मैंने बनाई है, यदि आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगे आप और बना लीजिएगा। मैंने उसी ट्रिक को यहाँ लिख लिया। बाम मिमोविक
इन्होंने तो माना प्रामाणिक। और गोमुख मुरावू इन्होंने माना अप्रामाणिक। ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल और कर्नल जेम्स टॉड, ये तो प्रामाणिक मानने वाले। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, और यहाँ पर आएंगे डॉक्टर वूलर, और ये दो के नाम मैं मिस कर रही हूँ, एक श्यामल दास आ जाएगा इसमें। श्यामल दास का आगे कवि राजा, सॉरी, कैसे कवि राजा श्यामल दास, ये जो कहे कैसे कवि राजा श्यामल दास। तो इस तरीके से आपको ट्रिक याद करनी है, फिर आपको यहाँ लिख लेना है, ताकि दोबारा जब आप इन पेपर्स को पढ़ें तो साथ के साथ ये ट्रिक भी उसी वक्त सामने लिखी हुई हो। चाहे आप मेरी ट्रिक याद करें चाहे अपनी बनाई हुई, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखिए, बड़तेश्वर, बाहुबली, रास, इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो हमें पता है कि ये जैन साहित्य है। अब सिद्ध में कौन कौन से ग्रंथ हैं, रासों के कौन से, नाथ के कौन से, वो हमें लिख लेने। तो दोहा, कोश और चर्यापद सिद्धों के हैं। नरवे, बोध, अभय मात्रा, जो ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये गोरखनाथ के थे नाथ साहित्य में। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो, रासो साहित्य के थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, कौन सी रचना शिलांकित है? हमें पता है कि राउल वेल शिलांकित है। अब बाकी के 3 को निकालना है। उत्तर तो हमने पता कर लिया। इसमें भी राउल वेल के बारे में और जानकारी, 10वीं शताब्दी की है, रोड़ा कवि ने लिखी और चंपू काव्य भी कहते हैं। अब देखिए, बसंत विलास क्या है? 84 दोहों में इसमें बसंत के प्रभाव का वर्णन है। प्रकाशन कब हुआ? 1952 में। और इसका रचनाकार अज्ञात है, पता ही नहीं है। वर्ण रत्नाकर क्या है? यह एक शब्दकोश है। कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी का। ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर करना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ा और आंसर देखा छुट्टी, ऐसा नहीं करोगे। ये एक लाइन है, ये लाइन सभी को पता है, तुलसीदास जी की है, पर कहाँ से ली गई है? कवितावली से ली गई है। अब ये हमें लिखना है, कवितावली कैसी रचना है? प्रबंध रचना है। कब की है? 1612 की। भाषा कौन सी है? ब्रज है। रामचरितमानस कब का है? 1574 का। भाषा अवधी। गीतावली 1571 की, ब्रज भाषा। दोहावली 1583, 573 दोहे। अब आप देखिए, कुछ अप्लाइड बेस्ड प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैंने इन 2 प्रश्नों को ले लिया। किस प्रकार से आएंगे, ध्यान से सुनिए। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आए तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि नोट्स में लिखी हुई एक एक लाइन आपको याद हो, रटी हुई हो, जो कि जब मैं पढ़ाती थी तब भी यही कहती थी कि ये मेरे इन नोट्स की एक एक लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए और आपकी आंखों से 5 बार वो नोट्स निकले हुए होने चाहिए। ये आप अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आएंगे अप्लाइड बेस, तो फिर आप तभी कर पाएंगे जब आपको अंदर का मैटर बहुत अच्छे से पता होगा। पहली लाइन है, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ। बिल्कुल हुआ, क्योंकि उन्होंने राम सामने अपने इष्ट को राम माना और खुद को उनकी क्या माना? बहुरिया माना, तो हुआ दाम्पत्य द्योतक। कबीर के काव्य में रहस्यवाद बिल्कुल है ना। और कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, बिल्कुल आडंबर कुरीतियों का किया, लेकिन काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका आंसर है, ये वाला। दूसरा है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो संत काव्य किस पे आ जाता है? वही कबीरदास जी। ये जो निर्गुण संप्रदाय थे ना, यही संत आते हैं, जो ज्ञानाश्रयी में चलते हैं, यही संत कहलाते हैं। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, बिल्कुल देता है, आत्मानुभूति पर ही बल दिया है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध बिल्कुल है, ये देखिए यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। और संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, बिल्कुल है, क्योंकि कबीर तो अनपढ़ थे, हमको सबको पता है, तो उन्होंने अपनी ही भाषा का प्रयोग कर करके दोहे और ये लिखे हैं। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक माना नहीं माना, क्योंकि खुद ही पढ़े लिखे नहीं थे, कहाँ से शास्त्रों का ज्ञान पाते? तो ये इसका आंसर है। तो ये कब आ पाएंगे? ये मैंने इसीलिए लिए ताकि मैं आपको बता सकूं। ये तब आएंगे जब नोट्स की एक एक लाइन रटी हुई होगी,
बहुत डेप्थ और बहुत डिटेल से पढ़ी हुई होगी, ठीक है। और ये अप्लाइड बेस क्वेश्चन करने का तरीका कहाँ से है, यूजीसी नेट के पेपर, कॉलेज लेक्चरर के पेपर और सेट के पेपर, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर अप्लाइड बेस होगा, सेट अप्लाइड बेस होगा, यूजीसी नेट अप्लाइड बेस मिलेगा आपको, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे आपके अंदर का आत्मविश्वास जगेगा और आप अपनी तैयारी को बहुत खतरनाक तरीके से एक मजबूती प्रदान करेंगे। करके देखिएगा, 2 दिन 4 दिन कितने दिन चल पाते हैं अब ये तो मैं नहीं जानती, ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे है, ये अपने जोश पे है, अपने जुनून पे है। जिसमें कर गुजरने की चाह है वो इसके लिए कुछ भी करेगा, और जो चलते चलते थक जाएगा, जो थक गया वो तो वहीं मर गया, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। बाकी पैटर्न यही है, तरीका यही है, यही सब मैंने किया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वही सब अब तक बताया है जो मैं करती आई हूँ। तो आप ये कीजिए। आगे और भी कुछ बातें हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगी। फ़िलहाल के लिए यही वो चीज़ है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो ये पेपर और पेपर को करने का ये तरीका आपके अंदर फुली कॉन्फिडेंस लाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ आया, आपके लिए उपयोगी है या फिर मैंने यूं ही आपका समय ख़राब किया। आपको क्या खास लगा, क्या नई बात लगी, क्या इससे पहले आपको ये चीज़ पता थी या आपको किसी ने ऐसा बताया या आप प्रेरित थे ऐसा करने के लिए। एक बार के लिए दिल खोल के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताई तो बहुत ही गजब की लगी थी। तो ऐसी ही आशा करती हूँ कि शायद आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लाने को। हरे कृष्णा, राधे राधे।